प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में की मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सुनाई सजा। और जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, हथियार भी बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तथा राजनाथ सिंह शामिल थे। वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है और अब से कुछ देर बाद चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत इस वर्ष 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। सरकार ने इस उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव एक जन उत्सव के रूप में आयोजित किया है। इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 19,406 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,928 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,34,793 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 125 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 180 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 956 रह गई है। इधर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,05,57,लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। श्री प्रकाश ने बताया कि श्री माथुर के स्वास्थ्य में काफी सुधार है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शीघ्र स्वस्थ हों। IIT-ISM धनबाद का 41वां दीक्षांत समारोह 13 और 14 अगस्त को होगा। समारोह में 3,637 स्टूडेंट्स को डिग्री तथा पीजी और पीएचडी पास आउट विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र से नवाजा जाएगा। समारोह में संस्थान के 2019-20 और 20-21 बैच के विद्यार्थी शामिल होंगे। यह जानकारी IIT-ISM के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शेखर ने IIT-ISM के एडमिन ब्लॉक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दीक्षांत समारोह 13 और 14 अगस्त को होगा। संस्थान के निदेशक राजीव शेखर ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहले दिन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे, जबकि दूसरे दिन टाटा स्टील टेक्नोलॉजी एंड न्यू मटेरियल बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट देवाशीष भट्टाचार्य विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां वितरित करेंगे। जो स्टूडेंट्स 2020 में ग्रेजुएट किए हैं उनको डिग्री दी जाएगी और करीब 1000 स्टूडेंट्स आए हैं। लगभग हमारे हर साल 2000 ग्रेजुएट करते हैं और करीब 1000 आते हैं और इनके चीफ गेस्ट होंगे आदरणीय राज्यपाल जी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि संस्थान ने धनबाद के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें कई चीजों को ध्यान में रखा गया है और भविष्य को देखते हुए इसमें शहर का विकास निहित है। धनबाद इज स्टिल नॉट prominently in the map as let's say Kanpur, Bombay, Delhi.
तो धनबाद का एक तो कोयला से तो नजर है। धनबाद की कोयला खदानों में वर्षों से लगी आग पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, इसमें नाइट्रोजन डालना। उन्होंने कहा संस्थान इस पर शोध कर रही है कि फायर का दायरा कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से CCL और CMPDI जैसे संस्थानों के सहयोग से इस पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। नाइट्रोजन अंदर डालना पहले लोगों ने किया था, लेकिन साइंटिफिक तरीके से नहीं किया। ऐसा थोड़ा ना कहीं गड्ढा खोद के आप नाइट्रोजन डाल दिए आग बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं पहले कि फायर कहां कहां है, कितने नीचे तक है और कितना जोर है उस फायर में। इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्थान के निरसा कैंपस में स्किल सेंटर और रिसर्च पार्क बनेगा, जिससे शोध और प्रतिभाओं को तराशने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे बताया कि यहां एक आर्टिफिशियल माइन भी बनाई जाएगी। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन के द्वारा मिले लाभ में से बीते 2 वर्षों में राज्य को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सांसद संजय सेठ के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कोयला उत्पादन के मामले में झारखंड देश के अव्वल राज्यों में शामिल है, जिसका एक निश्चित प्रतिशत राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी के तहत वर्ष 2020-21 में 8,654 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में 10,339 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रॉयल्टी, DMFT, NMEAT, स्टेट GST मुआवजा, उपकर, कोयले पर उपकर, राज्य बिक्री कर सहित अन्य निधियों को जोड़कर इस राशि का भुगतान किया गया। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्याकांड में CBI की विशेष अदालत ने दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने का फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने 28 जुलाई को यानी जज की मौत के ठीक 1 साल बाद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया था। पिछले वर्ष 28 जुलाई की सुबह न्यायाधीश उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। आज ये जो ST 206/2021 जिसमें लखन कुमार वर्मा, राहुल कुमार वर्मा एक्यूज थे, जिनको कन्विक्शन किया गया था 28/7 को, आज सेंटेंस पॉइंट पे मतलब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे था, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस एज पर बच्चन सिंह जजमेंट और पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं माना, तो इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ मीन्स इसमें कोई भी रिमिशन नहीं होगी उनकी। और फाइन जो है 302/34 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल एंड ऑफ लाइफ और 20,000 रुपीज़ फाइन किया है। और अगर डिफ़ॉल्ट फाइन का होता है तो 1 ईयर का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट होगा। और 201/34 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में 10 इयर्स का फाइन 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट किया है और 10,000 रुपीज़ फाइन किया है। और अगर इसमें डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन होता है तो 6 मंथ्स एडिशनल इम्प्रिजनमेंट रहेगी और दोनों सजा जो है कंकरेंटली चलेगी। इधर जज उत्तम आनंद के परिजनों ने कहा कि वे सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पर दोनों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। इसके लिए वे ऊपर की अदालत में अपील करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी बच्चू यादव को रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में बच्चू ने साहिबगंज में चल रहे अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई रहस्य से पर्दा उठाया है, जो आगे चलकर कई लोगों के गले की फांस बनने वाली है। शनिवार की सुबह बच्चू यादव को कोतवाली थाने से ईडी दफ्तर लाया गया, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद बच्चू यादव 6 दिन के ईडी के रिमांड पर हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका पर शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। मामले में ईडी ने जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की। बता दें कि सुमन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है, जिसके बाद उसकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। जमानत याचिका गत शुक्रवार को दायर की गई थी। श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज अपने एक दिवसीय दौरे के क्रम में चतरा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिले के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर के समीप जिला परिषद द्वारा तकरीबन 3 करोड़ रुपए की राशि से नवनिर्मित एक अत्याधुनिक डाक बंगला का विधिवत उद्घाटन कर जिले को एक बड़ी सौगात दी। मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन के विकास को लेकर काफी गंभीर है और मां कुल भद्रकाली के चरणों में एक ऐतिहासिक एसेट के रूप में है और आज उद्घाटन समारोह था और यहाँ पर कई काम होने के संभावनाएं हैं। हम लोग सब मिलजुल करके मां भद्रकाली के विकास के लिए भवन बना है, उसके ऊपर छोटा मोटा पार्क तय कर डेवलप करेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना निवासी कांग्रेस नेता इकबाल पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हथियार और भागने की घटना में प्रयुक्त स्कूटी और कार को भी बरामद कर लिया है। अंतर्गत धटकीदी में फायरिंग की घटना हुई थी शाम में। इसके बारे में आप लोग पहले से ही अवगत हैं, क्योंकि हम लोग प्रेस ब्रीफ में बता चुके हैं। उस घटना में जो लोग भी शामिल थे उसमें से 13 अपराध कर्मियों को कुल 7 हथियार के साथ गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है। ये जो अपराध कर्मी जो 13 गिरफ्तार हुए थे, उनके गैंग का लीडर मोहम्मद सलमान था और ये बहुत बड़ा अपना गिरोह चला रहा था। इनकी गिरफ्तारी और इसके भाई की गिरफ्तारी शेष थी। इधर जमशेदपुर पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र में विगत 29 जुलाई को अजय साव उर्फ टिंकू हत्याकांड में संलिप्त 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कांड में पूर्व में भी 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। 7.65 mm का 2 पिस्टल, .315 का 2 देसी कट्टा और अन्य कारतूस के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में यूज किया हुआ 2 बाइक को भी हम लोग जब्त किया। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक कार जिधर से जा रही थी और कार को ओवरटेक करने में इसका बैलेंस नहीं बना और इसी के दरमियान ये आकर के कांच में मारा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने को लेकर पाकुड़ जिले में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन के अलावा सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं की ओर से साइकिल रैली तथा पदयात्रा निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महिला सखी मंडल की सदस्यों ने हर घर में तिरंगा फहराने के अभियान को सफल बनाने का निर्णय लिया है। ये हमारे देश में इस बार झंडा हर घर में झंडा फहराया जाए और हम सखी दीदियों ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि आज का साइकिल रैली में सबको जागरूक कर। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन का कहना है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हमारे देशवासियों के द्वारा जो है तिरंगा के मान और सम्मान और देश के प्रति जो उनमें अभिमान की भावना है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए यह प्रखंड स्तरीय जो है JSLPS के दीदियों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसके माध्यम से हम लोग यह प्रचारित करने के प्रयास कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर सभी देशवासी गौरव और सम्मान की भावना रखते हैं और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
धनबाद के मैथन में पवित्रम गौ सेवा परिवार द्वारा गांवों में महिलाओं को गोबर से धूप राखियां, मूर्तियां, गमले, दीपक और गौमूत्र से फिनाइल बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पवित्रम सेवा परिवार पूरे भारत में 500 सेवाभावी माताओं का एक ग्रुप बना रहा है। केंद्र सरकार के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज रांची नगर निगम की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व मेयर आशा लखड़ा ने किया। पाकुड़ जिले में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान जोर पकड़ चुका है। इसी कड़ी में GSLPS के तहत पाकुड़ सदर प्रखंड की चांचकी आजीविका महिला संकुल संघ की दीदियों ने हरिनंदनपुर पंचायत में जागरूकता रैली निकालकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम से लोगों को जागरूक किया। देवघर में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित शासन के 8 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में तथा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक इकाई रांची द्वारा लगाए गए 10 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं स्कूली बच्चे मल्टीमीडिया की प्रदर्शनी देखने पहुंचे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल कराने की पुरानी मांग के समर्थन में आज आदिवासी हो समाज युवा महासभा की टीम चाईबासा से दिल्ली रवाना हुई। बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर हो भाषा को मान्यता दिलाने के लिए 8 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देवघर जिले में मधुपुर प्रखंड में सप्ताह व्यापी विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा ने सेविकाओं द्वारा निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं को स्तनपान की उपयोगिता समझाते हुए 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में समाहरणालय परिसर से उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ गांव-गांव जाकर लोगों को स्तनपान को लेकर जागरूक करेगा। धनबाद एयरपोर्ट की मांग को लेकर पिछले दिनों बैंक मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 5000 पोस्ट कार्ड भेजने के निर्णय पर मुहिम शुरू की गई। धनबाद के तमाम व्यवसायियों, दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पोस्ट कार्ड लिखना प्रारंभ हो गया है। आम लोग भी एयरपोर्ट की मांग को लेकर अब सजग दिख रहे हैं। वे भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। CMPDI को कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोल इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनियों में भविष्य की कार्य योजना में ड्रोन का उपयोग करने के लिए आंकलन, डेटा एकत्र करने तथा प्रौद्योगिकी के व्यापक रोल आउट के लिए विश्लेषण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड नागपुर के मुख्यालय में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता एवं इस्तेमाल विषय पर आयोजित कार्यशाला में अभी प्राप्त सूचना के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के श्री जगदीप धनखड़ चुनाव जीत गए हैं। Immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the percent. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore,
in pursuance of the provision contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Sri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Sri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Sri Rajiv Kumar, and Election Commissioner, Sri Anup Chandra Pandey. Thank you. देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब से कुछ देर पहले मतगणना पूरी हो गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए प्रत्याशी श्री धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अरोड़ा को 182 वोट मिले, वहीं 15 वोट अमान्य रहा। इधर धनबाद में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। इसी क्रम में आज बाघमारा सहित सभी प्रखंडों में 43 संकुल संगठनों के सभी पंचायतों में स्वयं सहायता समूह की लगभग 5000 दीदियों की उपस्थिति में उत्साहपूर्वक जगह जगह साइकिल रैली निकाली गई। रैली में संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बच्चों, पुरुषों एवं अन्य ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सिमडेगा जिले में भी लोग काफी उत्साहित हैं। लोग तिरंगों की खरीदारी कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सिमडेगा के मुख्य डाकघर में 25 रुपये में तिरंगा उपलब्ध है। देश की मतलब पहचान है, आन बान शान है। तिरंगे से हमारे देश की पहचान आन बान शान है। 4 तिरंगे मैं अपने घर में, उसके अलावा पड़ोसी वालों को भी ये झंडा दूंगा। सबको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस में झंडा मिल रहा है। आप उसके अलावा सबको झंडा फहराने के लिए प्रेरित करूंगा। हमारे भारत सरकार ये बहुत ही अच्छा अभियान है। इसमें पोस्ट ऑफिस को जोड़ते हुए हम लोगों को तिरंगा हर घर पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें कि हम लोग सफल हो रहे हैं। सिमडेगा वासी हाथों हाथ 25 रुपये में तिरंगा झंडा की खरीदारी कर रहे हैं। जितना हमारे पास आया तिरंगा सारे सेल हो चुके हैं। अब फिर मैंने ऑर्डर दिया है, फिर तिरंगा आएगा, अभी भी आ गया है। देवघर नगर निगम हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल के द्वारा सभी एनजीओ, वार्ड पार्षद और संस्थाओं के साथ एक बैठक में निर्णय लिया गया कि सामूहिक प्रयास के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। इसके लिए 10 अगस्त से चौक चौराहों पर कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निगम के द्वारा 10,000 घरों के ऊपर तिरंगा लहराया जाएगा। इसके अलावा निगम के सभी सरकारी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर भी तिरंगा लगाया जाएगा। शहर के सभी बुद्धिजीवियों, हमारे निवर्तमान जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके सहयोग से आउट किया है
13 से 15 जो अगस्त उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे देवघर के सभी घरों में तिरंगा लहराए। और देवघर नगर निगम का जो लक्ष्य है वो तात्कालिक लक्ष्य 10,000 घरों के लिए है और हम लोग इस मुहिम को छोटे छोटे अभियान के रूप में आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहला अभियान आपको रोहिणी शहीद स्थल में होगा, सरस कुंज में होगा, जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण और भी बने बहुत सारे संगठन के लोग वहाँ पर शिरकत करेंगे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से विभिन्न प्रखंडों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रक्षाबंधन के अवसर पर राखी का निर्माण किया जा रहा है। इन राखियों की प्रखंड स्तर पर बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों को भी हाथ से बनी राखियां पसंद आ रही हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से अच्छी बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी जो डेफिसिट है वह 46% है। इस बारिश से उस डेफिसिट में भी कमी आने की पूरी संभावना है। रांची स्थित एफसीआई गोदाम से रांची स्थित एफसीआई गोदाम से 2000 बोरी अनाज की चोरी का मामला सामने आया है। यह मामला चुटिया थाना क्षेत्र में स्थित एफसीआई गोदाम का है, जहां से करीब 2000 बोरी गेहूं और चावल की चोरी हो गई है। इस मामले को लेकर डिविजनल मैनेजर नीरज कुमार ने चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगामी मुहर्रम त्योहार को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से आज रामगढ़ पुलिस केंद्र में एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में एसपी साहब के निर्देश पर हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसमें ये प्रदर्शन किया गया कि विधि विरुद्ध जो जमाव होता है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। इसमें जो तरीका है फोर्स का काम करने का कि विधि विरुद्ध जो जमाव होता है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। जैसे हम लोगों ने देखा पानी का बौछार किया, टीयर गैस का प्रयोग किया गया, ये टीजी पार्टी हमारी अलग से थी, भीड़ को। कॉमनवेल्थ गेम्स में और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। उन्हें 528 वोट मिले। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सुनाई सजा। और जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। हथियार भी बरामद।